नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सर आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अजय खोरवाल क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो संधि का चल रहा है, जिसमें हमने स्वर संधि के अंतर्गत 3 संधियों को पढ़ा दिया है और आज हमारी जो नई संधि चालू होने वाली है वो है गुण संधि। बात हम करते हैं गुण संधि की, तो इसका गुण किसे कहते हैं? यानी हर चीज का जो नाम होता है उसे संज्ञा कहते हैं। यानी किसी भी चीज का यदि हम नाम रख रहे हैं वो संज्ञा होती है, तो गुण संज्ञा किसे कहते हैं? तो इसका एक सूत्र है, अदेंग गुण है। इसका सूत्र कौन सा है? अदेंग गुण है। ये सूत्र कहता है कि गुण क्या होगा। ये सूत्र कहता है कि गुण क्या होगा। तो ये सूत्र क्या कहता है कि अदेंग, यहां से यदि हम इसके टुकड़े करते हैं तो देखिए अत, यहां से अत निकला और यहां से एंग निकला। क्या निकला? एंग। ये निकला अत एंग गुण है। अत एंग गुण है। ये सूत्र कहता है कि केवल अत और एंग का ही गुण होगा। किसका? अत और एंग का ही गुण होगा। अत का मतलब क्या होता है? अत का मतलब होता है केवल ए, अब वो ह्रस्व हो या दीर्घ हो। अत का होता है केवल ए, यानी ये जो तय है, एक सूत्र होता है तपर तत्कालस्य, जो वो कहता है कि केवल इसी का ही आदेश होगा, केवल ए का, है ना। तो ए के बाद में इसकी यहां से हम निकला हमारा ए, है ना, ह्रस्व हो या दीर्घ हो। एंग में अपना जो होगा प्रत्याहार में होता है ए और ओ, ये 2 वर्ण होते हैं। और अंग की जो होती है वो इस संज्ञा हो जाती है, तो केवल 2 वर्ण होते हैं। तो केवल ए और ओ, इन तीनों का ही गुण आदेश होता है। यानी इन तीनों को ही हम केवल गुण कहेंगे। अब यहीं से ये क्वेश्चन पुट ऑफ हो सकता है आपका कि निम्न में से गुण संज्ञक वर्ण नहीं है। वर्ण नहीं है, ये यदि आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से गुण संज्ञक वर्ण नहीं है, यानी कौन सा वर्ण नहीं है, तो यहां आपका एक ऑप्शन आ जाता है ए, दूसरा ऑप्शन आ जाता है आपका अर, और तीसरा ऑप्शन आ जाता है आपका ओ, और चौथा ऑप्शन आ जाता है ए। तो आप इसमें से क्या आंसर होगा? तो विद्यार्थी जो है वो सोचते हैं कि सप्तऋषि उसमें अर होता है ना, महोदय उसमें ओ होता है, और दिनेश जैसे कि उसमें ए होता है। तो इन तीनों का तो गुण होता है, इसका मतलब ये गुण संज्ञक वर्ण होंगे, और ए जो है वो गुण संज्ञक वर्ण नहीं होगा। जबकि यहाँ पर ए गुण संज्ञक वर्ण है, जो कि मैंने यहाँ सूत्र के अकॉर्डिंग आपको बता दिया है। तो इस सूत्र के अकॉर्डिंग हमारे ये 3 वर्ण ही गुण संज्ञक हैं, इनके अलावा कोई सा भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आर। तो यहां जो है बच्चे गलती कर देते हैं, तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। ये कंपटीशन का क्वेश्चन है, आता ही रहता है, ठीक है। अगली हम बात करें कि हमने यहां पर गुण संज्ञक 3 वर्ण बता दिए। इसके बाद में इसका जो संधि विधायक सूत्र है, इसका जो संधि विधायक सूत्र है वो कौन सा है? वो है आद गुण है। कौन सा है? आद गुण है। आद गुण है, ये आपका संधि विधायक सूत्र है। ये सूत्र क्या कहता है कि आ और उनका क्या होता है? गुणादेश होता है। कि आ के बाद में जो वर्ण आएगा उनका क्या होगा? गुणादेश होगा। कैसे होगा? देखिए, ये कहता है ए वर्णाद अची परे पूर्व पर परियो एक है गुण आदेश जात। यानी ए वर्ण से परे, ए वर्ण से परे, ए वर्ण से परे, यानी ए वर्ण के बाद। परे यानी क्या होता है? ए वर्ण के बाद। अच के रहने पर, किसके रहने पर? अच के रहने पर। अच यानी स्वर, स्वर के रहने पर। पूर्व एवं पर का, पूर्व
एवं पर का, पूर्व एवं पर का गुण आदेश, गुण एक आदेश हो जाता है। पूर्व एवं पर का गुण एक आदेश हो जाता है, गुण एक आदेश हो जाता है। देखिए, यानी ये सूत्र कहता है कि ए वर्ण के परे अब ए ह्रस्व हो या दीर्घ हो, है ना, आ जो है वो ह्रस्व हो या दीर्घ हो, उसके परे यदि अच के रहने पर यानी स्वर के रहने पर पूर्व यानी पहले वाला पद, ऊपर यानी बाद वाले पद, दोनों का गुण एक आदेश यानी एक आदेश हो जाता है। तो संधि के अंतर्गत हमारे तीन चीजें घटित होती हैं, वो होती हैं आपकी आदेश, एकादेश और आगम। ये तीन चीजें हमारी संधि के अंतर्गत घटित होती हैं। कि आदेश किसे कहते हैं? यदि किसी वर्ण के स्थान पर दूसरा वर्ण आ जाए वो उसे आदेश कहते हैं, जो कि इको यंशी यानी यन संधि के सूत्र के अंतर्गत होता है कि ई के स्थान पर यह हो जाता है। ठीक है, एक आदेश यानी किन्हीं दो वर्णों के स्थान पर एक वर्ण का आदेश होना ही एक आदेश कहलाता है, जैसे कि हमारी गुण संधि में होएगा। इसके बाद आगम कहता है कि ना तो पहले वर्ण में चेंज होता है ना ही दूसरे वर्ण में चेंज होता है, और हमारा बीच में कोई नया वर्ण जब आ जाता है वो क्या कहलाता है? आगम कहलाता है। तो हम बात करते हैं यहां पर कि ए वर्ण के परे क्या आएगा? ए, अब ए कैसा भी हो, ह्रस्व हो या दीर्घ हो। उसके बाद देखिए सवर्ण आएगा नहीं क्योंकि वो दीर्घ संधि में चला जाता है। इसके बाद यदि हम बात करें ई या दीर्घी, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? इसके स्थान पर हो जाएगा ए। अब ये ए क्यों हुआ, इसका क्या कारण है कि ए और आ के बाद ई और दीर्घ ई आया, तो ए क्यों हुआ? क्योंकि यदि हम बात करें तो देखिए एक सूत्र है हमारा तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, यानी तालु आदि जो उच्चारण स्थान है यदि उनसे एक ही स्थान से ये उच्चारित होते हैं तो वहां पर ये सूत्र काम करता है। तो देखिए यहां पर ए और आ के बाद यदि ई और ई, तो देखिए ए का यदि हम बात करें तो उच्चारण स्थान होता है कंठ, और ई का उच्चारण स्थान होता है तालु। इसका सूत्र होता है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है, और इसका होता है इचु ऐसा नाम तालु। और ए जो है उसका भी, इन दोनों का देखिए इसका कंठ और इसका तालु, और ए का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है कंठ तालु। ए दईतो कंठ तालु, यानी इसका कंठ तालु, इसलिए इसका स्थान पर ए होगा। इसके बाद हम दूसरा बात करते हैं, ए या आ के बाद यदि उ या दीर्घ उ आए तो क्या होगा? तो वहां पर होगा आपका ओ। क्या होगा? ओ। और ऐसे ही ये भी आपका हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जो है ए का उच्चारण स्थान होता है कंठ और उ का उच्चारण होता है ओष्ठ, और जबकि ओ का उच्चारण स्थान होता है कंठोष्ठ, इसलिए ये भी हो जाएगा। इसी हिसाब से हमारा होता है ए या आ के बाद यदि री ह्रस्व री हो या दीर्घ री हो तो क्या होगा? तो हमारा हो जाएगा अर। अब हम यदि अर की बात करें कि ये अर कैसे हुआ, तो देखिए ए का कंठ है तो ए के स्थान पर ए तो होगा ही, ये दोनों हमारे गुण आदेश थे, ये दोनों यहां से हमने ले लिए। अब ये रे कहां से आया, इसकी यदि हम बात करें तो देखिए ए, इन तीनों में से कोई एक वर्ण तो यहाँ आना ही चाहिए, तो वो हमारा आ गया ह्रस्व है। ह्रस्व ए आने के बाद में देखिए रे कैसे आया कि री का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है मूर्धा, और रे का भी उच्चारण स्थान होता है मूर्धा, इसलिए यहाँ पर क्या आदेश हुआ? अर। इसी प्रकार से यदि हम बात करें ए या आ के बाद, ए या आ के बाद यदि ली आएगा तो क्या हो जाएगा? तो हमारा हो जाएगा अल। क्या हो जाएगा? अल। ये इस प्रकार से हमारा ये फॉर्मूला
तैयार हो गया। और यही गुण संधि का आधार स्तंभ है, यहीं से आपको जो है वो आपका उदाहरण पूछे जाते हैं। अब हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे देखिए, हम सबसे पहले ए का उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए ए का हम उदाहरण लेते हैं, गज प्लस इंद्र। गज प्लस इंद्र है, क्या होगा देखिए, इसको हम आराम से समझते हैं। देखिए पूर्व पद क्या है हमारा, गज। पूर्व पद क्या है, गज। पूर्व पद का हम कौन सा वर्ण लेंगे, अंतिम। अंतिम वर्ण में क्या स्वर दिखाई दे रहा है, ए। क्या दिखाई दे रहा है, ए। इसके बाद पर, यानी बाद वाले पद का प्रथम वर्ण लेंगे जो क्या है, ई। अब हमें इन दोनों के स्थान पर, ए और ई के स्थान पर, देखिए ए और ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए आदेश हो जाएगा। तो यहाँ ए आदेश हो गया। जब यहाँ पर ए आदेश हो गया तो यहाँ से जब गज में से ए निकाल दिया है ना, रसवा निकाल दिया, तो गज हलंत बचा। क्या बचा, गज हलंत बचा। और यहाँ से नेद्र है, ये बचा। अब इसको हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, गजेंद्र है। क्या बन जाएगा, देखिए जय में ए की मात्रा जुड़ जाएगी और नेद्र है, तो क्या बन गया, गजेंद्र है। इस हिसाब से हमारा ए का उदाहरण हो गया। और अगला उदाहरण हम देखते हैं किसका, ओ का। ओ का उदाहरण हम लेते हैं, पर प्लस उपकार है। पर प्लस उपकार है, ओ का हम उदाहरण लेते हैं, पर प्लस उपकार है। क्या बन जाएगा इसका, परोपकार है। इसी प्रकार से हो जाएगा, देखिए ए निकाल दिया, ए और ऊ दोनों के स्थान पर क्या हो गया, ओ हो गया। और ओ हो गया तो यहां से पर हलंत निकला और पे का है, और जब इसका मिलाया तो रे में ओ जुड़ गया, परोपकार है। क्या बन गया, परोपकार है। ठीक है। इस हिसाब से यदि हम बात करते हैं अर वाला, एक अर वाला भी उदाहरण ले लेते हैं। जैसे सप्तऋषि, अर वाला एक उदाहरण ले लेते हैं हम। जैसे अर है, अर का हमने लिया सप्त प्लस ऋषि। देखिए इसमें समझने वाली जरूरत है। देखिए ए और री, ए और री की जगह पर क्या हो जाता है, अर। ए और री की जगह पर क्या हो जाएगा, अर। यहां से बचेगा सप्त हलंत, ठीक है, और यहां से सी। ठीक है ना। अब देखिए तय में ए जुड़ जाएगा तो सप्त पूरा हो जाएगा, हो गया। रे जो हलंत है वो कहां जाएगा, इस से के ऊपर, है ना। इस से के ऊपर गया तो सप्तऋषि इस हिसाब से बन गया। इस हिसाब से आपका सप्तऋषि बन गया। इसी प्रकार से यदि हम री का ले तो तप प्लस ऋकार है। क्या हो जाएगा, तप प्लस ऋकार है। यहां ले लेते हैं इसको ऊपर, री का तप प्लस ऋकार है। तप प्लस ऋकार है, क्या बन जाएगा इसका, तवल्लकार है। तवल्लकार है। कैसे बना, ए और री के स्थान पर अल हो गया, बे में जुड़ गया, ले आधा है, उसके बाद में व्यंजन है, इसलिए इसके साथ में व्यंजन के साथ में रहेगा, इसलिए आधा ही रहेगा। तो ये इस हिसाब से बन गया तवल्लकार है। तो हमने यहाँ पर आपको 4 प्रकार के उदाहरण आपको समझा दिए हैं। अब हम यहाँ पर उदाहरण ही आपको बताएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम इसको साफ करके 2-4 उदाहरण और आपको बता देते हैं, फिर आपके लिए इसको हम घर से करने के लिए दे देते हैं। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम इसको साफ कर देते हैं और कुछ उदाहरण और आपको बताते हैं। उसके बाद में आपको घर के लिए उदाहरण दे देते हैं और आप इनको घर से करके लाएंगे। और कुछ 1-2 अपवाद हैं उनको भी आपको कराएंगे, ठीक है। तो आगे हम बात करें, जैसे देखिए संधि में मैंने आपको बताया 2 चीजें होती हैं, एक होता है विच्छेद और एक होता है संधि।
जैसे अब हमारा विच्छेद हम आपको बताते हैं, जैसे नरेंद्र, नरेंद्र, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, ऐसे भी क्वेश्चन आता है। तो देखिए यहां पर हम देखते हैं कि ए दिखाई दे रहा है, यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, ए। अगर हम इसकी पहचान लिखना चाहें तो पहचान लिख सकते हैं, पहचान, हम इसकी पहचान की बात करें तो इसकी जो पहचान होगी वो आपकी होगी शब्द के ऊपर एक मात्रा पाई जाए, एक मात्रा पाई जाए। अब एक मात्रा किसकी होगी, वो होगी ए या ओ की। तो ये हमारे दो प्रकार का नियम है, उसी के ऊपर ये जो पहचान है वो लागू होगी। जैसे देखिए यहाँ पर एक मात्रा दिखाई दे रही है, अब हमें एक मात्रा दिखाई देगी तो वो एक मात्रा ए की है या ओ की है, उसको देखते हुए हमें देखना है कि ए किससे निर्मित हुआ। जब हमने आपको बताया ए किससे निर्मित हुआ, ए या आ के बाद ई या दीर्घ ई आए तो उसके स्थान पर ए होता है। तो हम यहीं से इसके टुकड़े करेंगे, नरेंद्र के हम क्या कर देंगे, टुकड़े कर देंगे। इसको नीचे लिख लेते हैं, नरेंद्र के हम टुकड़े करेंगे तो यहां पर या तो नर आएगा यानी ए हो गया, या नरा आएगा। इसके बाद में यहां पर ई हो गया, या तो इंद्र है, छोटी ई आएगी या बड़ी आएगी। तो ये हमें टुकड़े करते हुए एक चीज ध्यान रखनी है कि टुकड़े हमेशा सार्थक शब्दों में ही करने हैं। यदि उनका कुछ अर्थ निकल रहा है तो ये हमें टुकड़े करने हैं। तो यहाँ पर देखिए नर भी सार्थक है और इंद्र भी सार्थक है, इसलिए इसका नर है, नर प्लस इंद्र है, ये संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला हम बात करें इसका एक और उदाहरण, नरोत्तम है, नरोत्तम है, नरोत्तम है। देखिए यहाँ ओ है और ओ के भी हम टुकड़े करेंगे तो नर प्लस उत्तम। अब उत्तम में छोटा हुआ आएगा, है ना, ये सार्थक है इसलिए नर प्लस उत्तम। इसी प्रकार से हम एक और उदाहरण ले लेते हैं, महोर्मी, महोर्मी। देखिए महोर्मी का जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा, तो वो होगा महा प्लस ऊर्मी, महा प्लस ऊर्मी। देखिए क्या होगा, महोर्मी का महा प्लस ऊर्मी, यानी आ यहां पर है और ऊ यहां पर है। यहां देखिए मह कोई शब्द नहीं होता इसलिए महा, और यहां पर दीर्घ हुआ है, ऊर्मी का मतलब होता है तरंगे, लहर, है ना, महा प्लस ऊर्मी। अब हम बात करते हैं देवर्षि, अगला है देवर्षि, देवर्षि। देखिए यहां हमें एक मात्रा दिखाई दे गई लेकिन यहां पर हमें मात्रा दिखाई नहीं दे रही है। यदि हम इस मात्रा की बात करें, दे के ऊपर लग रहा है तो इसके टुकड़े करेंगे तो कोई सार्थक टुकड़ा नहीं होगा, ये भी हमें ध्यान रखना है। ये नहीं आपको कहीं भी दिखाई दे रही है मात्रा और गुण संधि, आंख बंद करके पहले उसके टुकड़े करके देखो, यदि उसके टुकड़े नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब वहां पर संधि नहीं हो पाएगी। इसका होगा देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि। ये हमने कैसे किया, ये हमने किया यहां से ए और रे, है ना, ए प्लस री बराबर अर हुआ तो अर में ए इसमें जोड़ा और रे ऊपर चला गया, जैसे हमने सप्तऋषि में बताया था। तो देवर्षि। इसी प्रकार से हमारा ममल्लकार, एक और उदाहरण है ममल्लकार। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, मम प्लस लकार है, मम प्लस लकार है, क्या हो जाएगा, ममल्लकार है। इस हिसाब से हमने आपको दोनों प्रकार से ये करा दिए हैं। अब हम केवल आपको घर के लिए दे देते हैं, वो आप लिख लीजिए। घर के लिए आप उदाहरण लिखिए, फटाफट से लिखो, घर के लिए उदाहरण लिखिए। नंबर 1 सुरेंद्र,
नंबर 2 नरेश, नरेश है। नंबर 3 महोदय। नंबर 4 बसंत ऋतु। नंबर 5 गंगोर्मी। नंबर 6 है आपका यथेच्छा, यथेच्छा। नंबर 7 कमलेश है। नंबर 8 है आपका यथोचितम, यथोचितम। और नंबर 9 है आपका लघुर्मी, लघु प्लस उर्मी। ये दीर्घ संधि में चला जाएगा, ये नहीं होगा, लघुर्मी दीर्घ संधि में चला जाएगा। सूर्य ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा। है ना। नंबर 10 सूर्य ऊर्जा के बाद में नंबर 10 है आपका महोत्सव है ना, महोत्सव है या शीतर तो कर लीजिए। ये आपके 10 उदाहरण हैं, आपको ये घर से करके लाने हैं और या फिर आप इनको कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। करने के बाद में आप इनको कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ हम आपसे आज विदा लेते हैं। नमस्कार।